Today's topic is D by Huckel-Onsager equation. D by Huckel theory, which is only applicable to dilute solution. जो D by Huckel theory हमने स्टडी करी थी वो सिर्फ एप्लीकेबल थी आपकी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल थी. लेकिन अगर हम इफ़ वी कंसिडर हायर कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो वहाँ पे वो थ्योरी एप्लीकेबल नहीं थी. तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए डी बाय हक्कल और ऑनसागर ने मिल करके एक एक्सप्रेशन डिराइव किया जो कि एप्लीकेबल था. ये जो आपकी डी बाय हक्कल ऑनसागर इक्वेशन है, दिस विल बी एप्लीकेबल ऑन एप्रिशिएबल या कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ strong electrolyte. इसमें ये एप्लीकेबल थी. एंड वेन एवर वी आर लुकिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जब भी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, वेन एवर वी टॉक अबाउट या वी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ऐसे केसेस में जो है लैम्डा म्यू जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं इसको. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज वेरी मच लेस देन एज कंपेयर टू lambda infinity. Lambda infinity is equivalent conductance at infinite dilution. तो अगर हम जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं उस केस में जो है आपका लैम्डा वी इज़ वेरी मच लेस देन लैम्डा इन्फिनिटी. और ये होता क्यों है? देयर आर टू फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज वेरी मच लेस देन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एज इन्फिनिटी. वो दो फैक्टर्स आपके होते हैं, रिलैक्सेशन इफेक्ट एंड नंबर 2 इज इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट. अब हम पहले जो है रिलैक्सेशन इफेक्ट की बात करते हैं. फर्स्ट जो है कि आके ये रिलैक्सेशन इफेक्ट होता क्या है. तो इफ वी द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर इज द रीजन बिहाइंड इट. उसमें क्या होता है आयनिक एटमॉस्फेयर, एज आई टोल्ड यू कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो नेगेटिव या पॉजिटिव आयन के बीच के चारों ओर उसको सराउंड करता है उसका अपोजिट चार्ज. और जो ये अपोजिट चार्ज इसको सराउंड करता है, दिस इज द आयनिक एटमॉस्फेयर. ये आपका क्या कहलाता है? आयनिक एटमॉस्फेयर. और ये आयनिक एटमॉस्फेयर बनता किस कारण है? इंटर आयनिक फोर्सेस के कारण बिटवीन द टू अपोजिटिवली चार्ज आयन. And when we apply certain, this is the ionic atmosphere, and when we apply certain potential या electric field over it, electric potential और electric field over it इस एटमॉस्फेयर पे, तो अपोजिटिवली चार्ज आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करना शुरू करते हैं. सपोज दिस इज टू इलेक्ट्रोड, यहाँ पे आपका आयनिक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है. तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है इट विल मूव टूवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और इसका जो पीछे का चार्ज है ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर को मूव करेगा. तो ये जो चार्जेस है ये सारे के सारे पीछे रह जाएंगे बिहाइंड द सेंटर आयन. ये सेंटर आयन के पीछे रह जाएंगे और ये जो है आपका नेगेटिव चार्ज की ओर को मूव कर जाएगा, लीविंग बिहाइंड द नेगेटिव चार्ज एटमॉस्फेयर. अब क्या हो रहा है? जब ये पॉजिटिव चार्ज इधर को मूव कर रहा है तो यहाँ को मूव करने के बाद अगेन द न्यू आयनिक एटमॉस्फेयर विल फॉर्म. यहाँ पे जो आगे को जब बढ़ेगा तो यहाँ पे एक नया आयनिक एटमॉस्फेयर बनेगा और ये जो है डिफॉर्म हो जाएगा पुराना आयनिक एटमॉस्फेयर. तो रेट ऑफ जो डिफॉर्मेशन होता है
इज वेरी मच हायर, ये बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू एटमॉस्फेयर, डिफॉर्मेशन ऑफ ओल्ड आयनिक एटमॉस्फेयर, ओल्ड आयोनिक एटमॉस्फेयर की बात हम कर रहे हैं। ये जो है ये बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू आयनिक एटमॉस्फेयर, न्यू आयनिक एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन की। एटमॉस्फेयर क्या मतलब हुआ इसका कि जो ये डिफॉर्म हो रहा है, ये जिस तेजी से, ये बड़ी तेजी से डिफॉर्म होता है, लेकिन नया एटमॉस्फेयर इसके इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर नया एटमॉस्फेयर बनने में टाइम लगाता है। तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ओल्ड आयनिक एटमॉस्फेयर इज वेरी मच हायर देन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू आयनिक एटमॉस्फेयर। और जो इसके बीच में जो ये डिफरेंस है, टाइम लैग, जो टाइम डिफरेंस होता है फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन के बीच में, या आप कह सकते हो डिफॉर्मेशन और फॉर्मेशन के बीच में, ये आपका रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। तो द टाइम लैग बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ionic atmosphere and deformation of old ionic atmosphere is known as आपका रिलैक्सेशन टाइम। ये आपका रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। नाउ वी कैन इजीली सी दैट व्हेन एवर आवर आयन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया, जब भी इसके इन्फ्लुएंस में आएगा, द अमाउंट ऑफ अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस दैट इज विच आर बिहाइंड, ये जो पीछे के चार्जेस रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज जो पीछे रहे हैं, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो इसके पीछे जो ये चार्ज रह गए हैं सेंट्रल आयन की बिहाइंड, तो ये जो है इस वाले पॉजिटिव चार्ज में भी एक फोर्स अप्लाई करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे, इसको पीछे पुल करने की कोशिश करेंगे, जो कि इस डायरेक्शन में होगा, इसको पुल करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसकी मोबिलिटी में रिटार्डेशन आएगा, इसकी स्पीड रिड्यूस होगी, और यही आपका रिडक्शन ऑफ स्पीड ऑफ मूविंग आयन, जो रिडक्शन ऑफ स्पीड ऑफ मूविंग आयन, या फिर सेंट्रल आयन कह सकते हो, सेंट्रल आयन इज कॉल्ड आपका रिलैक्सेशन इफेक्ट। और इसको क्योंकि ये एक सिमेट्री को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिमेट्रिक इफेक्ट। आप इसको यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हो, रिडक्शन ऑफ स्पीड ऑफ मूविंग आयन बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज ड्यू टू दीज बिहाइंड, जो रह गए हैं, पीछे रह गए हैं आयंस के कारण, अट्रैक्टिव फोर्स विच आर पुलिंग दिस सेंट्रल आयन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन इफेक्ट। जो इसके कारण इसकी स्पीड रिड्यूस हो रही है, और रिड्यूस किसके कारण हो रही है, क्योंकि जो ये नेगेटिव आयन है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं पॉजिटिव आयन में, जिसके कारण इसकी मोबिलिटी या स्पीड कम हो रही है, और इसी को हम रिलैक्सेशन इफेक्ट कहते हैं या एसिमेट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। और जो ये एसिमेट्रिक फैक्टर है या एसिमेट्रिक फैक्टर और जो ये फैक्टर है, ये जो है ऑन सागर ने 1900 एसिमेट्रिक फैक्टर जो है, या आप इसको कह सकते हैं रिलैक्सेशन फोर्स, इसकी जो वैल्यू है ऑन सागर ने दी थी in 1927, which is equals to sigma cube z I k omega v over 6d k t, where E is the charge,
Z1 is the valency, Zi valency, और जो K है दैट इज कापा ऊपर वाला, ये तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। K की वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, कापा की वैल्यू दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर Z समीशन ऑफ Ni Zi स्क्वायर अपॉन डी के टी। और यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यू है दैट इज ऑल्सो गिवन, दिस इज अ फैक्टर, दिस फैक्टर the value of this factor is given as Z positive, Z negative 2q over 1 प्लस q की पावर हाफ। ये एक फैक्टर है जो कि इंट्रोड्यूस करा था ओनसागर ने अपनी इक्वेशन में रिलैक्सेशन फोर्स के लिए। तो ये फैक्टर की वैल्यू आपकी होती है Z पॉजिटिव Z नेगेटिव 2q अपॉन 1 प्लस q की पावर हाफ। तो इसकी डेरिवेशन में ये कहाँ से आई वैल्यू, ये सिंपली ओनसागर ने 1927 में रिलैक्सेशन फोर्स जो कि यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है रिलैक्सेशन इफेक्ट में, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी थी। ये सिंपली वहाँ से हमने ले रखी है। तो ये वैल्यू जो है ये होती है, इसमें जो ओमेगा एक फैक्टर है उसकी वैल्यू यहाँ पे ये दी है। एंड द वैल्यू ऑफ q इन दिस ओमेगा, q की जो वैल्यू है that is equals to Z positive Z negative lambda positive plus lambda negative upon Z positive plus Z negative Z positive lambda negative plus Z negative lambda positive। ये जो है Q की वैल्यू है जो कि ओनसागर ने दी हुई है। तो वी विल नॉट गो इनटू दिस ये वैल्यू कहाँ से आई, बट ये आपकी वैल्यूज है। और Q जो है, Q आपका है, ये जो डिपेंड करता है, दिस डिपेंड अपॉन द वैलेंसी, जैसे कि इससे पता चल रहा है। तो वैलेंसी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वैलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन, इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में एज इट कैन बी सीन फ्रॉम दिस फॉर्मूला। नाउ जो इसमें V जो फैक्टर आया है, V, दिस V इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ जो सेकंड फैक्टर है, ये तो आपका रिलैक्सेशन, जो सेकंड फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the value of equivalent conductance at particular temperature to be very much lesser than the value of equivalent conductance at infinity for a strong electrolyte. The second factor is electrophoric effect. Now what is electrophoric effect? This effect is due to the attachment, the attached molecule, attached solvent molecule, जो solvent ions कह सकते हो या solvent molecules जो कि attached हो जाते हैं किससे, attached solvent molecule to the central ion। जो central ion है, यहाँ पे वापस आते हैं, जो ये सेंट्रल आयन है जब ये किसी सॉल्यूशन बेनिफिक फॉर्म में आएगा, ये तो सिर्फ हम इसके इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर रहे हैं, जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में आता है तो जो भी सॉल्वेंट है वो भी इस सेंट्रल आयन में अटैच्ड होकर के इसमें इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, इसको पुल करता है, या आप कह सकते हो उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है। तो वहाँ पे भी ये आपका इसकी स्पीड को रिड्यूस करता है, इसकी मोबिलिटी को इसकी को कम कर रहा है। तो ये दो फैक्टर्स वो ही आपका ये इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट कहलाता है। इट इज़ ड्यू टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अटैच्ड विद द आयनिक एटमॉस्फेयर या सेंट्रल आयन ऑफ द आयोनिक एटमॉस्फेयर, आप ये कह सकते हो। और इसकी
एंड दिस विल रिड्यूस द, इसके कारण हो क्या रहा है कि दिस विल रिड्यूस द मोबिलिटी ऑफ द सेंट्रल आयन, उसकी जो है स्पीड जो है कम कर दे रहा है, रिटार्ड कर दे रहा है, इसके कारण ये हो रहा है। तो ये आपका इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट कहला रहा है। रिलैक्सेशन इफेक्ट में जो सराउंडिंग सेंट्रल आयन के चारों ओर के जो आयंस है उसके कारण रिटार्डेशन इन स्पीड हो रहा है। इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के कारण रिटार्डेशन इन द स्पीड ऑफ द सेंट्रल आयन हो रहा है। तो ये दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं आपके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बहुत कम होने के एज कंपेयर टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके लिए भी जो है डी बाय हकल ने स्टोक्स लॉ को अपने कंसिडरेशन में लेकर के इलेक्ट्रोफोरिक फोर्स जो है ये इसकी वैल्यू दी, दैट इज एप्सिलॉन जेड आई के आई वी अपॉन 6 पाई ईटा। ये स्टोक्स लॉ जो है, ये जो आपका ये जो इक्वेशन है, दिस इज बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ एंड इज कैलकुलेटेड बाय डी बाय हकल। इन्होंने कैलकुलेट की, इसको बेस मानते हुए यहाँ पे v अगेन जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो जैसा कि हमने बात करी, ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, सिटी ऑफ द मीडियम। जितना ज़्यादा विस्कस मीडियम होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट होगा, उतना जो है मॉलिक्यूल सेंट्रल आयन का स्पीड जो है रिटार्ड होगी, उतना ज़्यादा रिड्यूस होगी, उतना ये फ्रिक्शनल फोर्स भी कहलाता है क्योंकि वो फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है आयनिक मोबिलिटी में, तो इसलिए इसको फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। तो जितना ज़्यादा विस्कस जो है अगर सॉल्वेंट होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आपकी के आई जो है, दिस के आई इज द coefficient of the resistance, तो ये आपका ईटा जो है विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम हो गया। पी वी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के इस कापा, और बाकी टर्म्स पता ही है आपको, और बाकी के टर्म्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं। के कापा है, कापा की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। तो इन दो फैक्टर्स के कारण, इनको मानते हुए ये माना गया, इन दो फैक्टर्स के कारण, दीज टू फैक्टर्स इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट एंड रिलैक्सेशन इफेक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर in strong electrolyte. This is in case of strong electrolyte that equivalent conductance at particular temperature is very much less than equivalent conductance at infinity, and we will see its derivation part in our next video.